नज़ीरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नज़ीरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आज सबसे पहले जो अफसोसनाक, अंदोहनाक और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाने वाली ख़बर जो इस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा से जो पहुँची है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सऊदी अरब में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आए हुए आज खौफनाक सड़क हादसे में 45 अफराद जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद और तेलंगाना से है वो जाँ बहक हो गए हैं, जो उम्रा की नीयत से गए हुए थे, यानी कि अल्लाह के घर के मेहमान बने हुए थे। उम्रा मुकम्मल करने के बाद ये ज़ियारत के लिए मदीना जा रहे थे तो बीच में बद्र का जो रास्ता आता है, बद्र के करीब में एक डीज़ल टैंकर से ये बस टकरा गई थी, जिसके नतीजे में ये दिलखराश हादसा पेश आया। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सजनार ने बताया कि मक्का मुकर्रमा में उम्रा की अदायगी मुकम्मल करने के बाद काफ़िला मदीने की तरफ जा रहा था। यह हादसा पेश आया। 54 अफराद पर मुश्तमिल ये ग्रुप 9 नवंबर को हैदराबाद से जिद्दा के लिए रवाना हुआ था। इनका टूर 23 नवंबर का था। इनमें से 4 अफराद कल कार से मदीना रवाना हो चुके थे और 4 लोग मक्के में ही रुक चुके थे। बाकी 46 अफराद बस के ज़रिए मक्के से मदीना जा रहे थे। मदीने से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले बस एक ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे में 45 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि सिर्फ एक शख्स अब्दुल शुएब बाक़ायदे हयात है और वो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। जाँ बहक होने वालों में मलपल्ली, बाजार घाट, आसिफ नगर और दीगर इलाक़ों के लोग शामिल हैं। हादसा आज पीर की सुबह तकरीबन 1:30 बजे हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक पेश आया है। टैंकर से टक्कर के फ़ौरन बाद आग भड़क उठी थी, जिसने पूरी बस को अपने देखते ही देखते लपेट में ले लिया। हादसे के वक्त तमाम ज़ायरीन सो रहे थे, जिसकी वजह से हलाक शुदगान की तादाद ज़्यादा रही। मौके हादसा पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जिद्दा में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने इस हादसे के पेश नज़र कंट्रोल रूम कायम किया हुआ है। इसमें जो लोग खौफनाक हादसे में जाँ बहक हुए हैं उनकी शनाख्त भी हो चुकी है, जैसे रहमत भी GHMC कॉलोनी से ताल्लुक़ रखती हैं, मरियम फ़ातिमा मुशीराबाद से, सारा बेगम काला पत्थर, शहनाज बेगम आसिफ नगर, शुकत बेगम आसिफ नगर, मोहम्मद मौलाना झर्रा से और सारा महमूद आले अमूदी आसिफ नगर, शाहजहाँ बेगम आसिफ नगर, सलाहुद्दीन शेख रामनगर, मस्तन मोहम्मद फलकनुमा, ज़किया बेगम फलकनुमा, मोहम्मद अली झर्रा से ताल्लुक़ रखते हैं और रहमुन्निसा बालंगर से, गौसिया बेगम आसिफ नगर से, अख्तर बेगम न्यूनागार गुंटा से और नसीरुद्दीन शेख न्यूनागार गुंटा से, अब्दुल कादर मोहम्मद आसिफ नगर से, अब्दुल शुएब मोहम्मद आसिफ नगर से, हुमैरा नाजनीन आसिफ नगर से, सबीहा सुल्ताना लंगर हाउस, शेरहाटी अब्दुल गनी अहमद साहब हुबली रूरल, रिजवाना बेगम मुशीराबाद से, इरफान अहमद लंगर हाउस, परवीन बेगम राजेंद्र नगर, सुहेल मोहम्मद वटपल्ली, शेख ज़ैनुद्दीन विद्यानगर, फराना सुल्ताना न्यूनागार गुंटा, रिदा तज़ीन विद्यानगर और फ़रहीन बेगम आसिफ नगर से, तस्मिया तहरीन विद्यानगर से, मोहम्मद मंजूर आसिफ नगर से, मोहम्मद शाजीन अहमद मुशीराबाद से, इज़्ज़ान अहमद आसिफ नगर से, हमदान अहमद लंगर हाउस से, हुज़ैफ़ा जाफ़र सैयद हैमात सागर से और ज़हीन बेगम आसिफ नगर से, शबाना बेगम हैमात सागर से, अनीस फ़ातिमा मलकपेट से, आमिना बेगम मलकपेट से, सलीम खान शाली बंडा से, मोहम्मद शुएबुर्रहमान शेखपेट से, रईस बेगम गोलकुंडा से, अमाइज़ा फ़ातिमा मुशीराबाद से, सना सुल्ताना मुशीराबाद से, इज़्ज़ुद्दीन शेख मुशीराबाद से और महरिश फ़ातिमा मुशीराबाद से। तो नाज़रीन गिरामी, ये सारे के सारे अहबाब हैं जो अल्लाह के
घर के मेहमान बने हुए थे। तो जो है इस तरह से इनका इस वक्त ये इंतकाल की ख़बरें आ रही हैं। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फ़रमाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है अफसोसनाक इस वक्त ये ख़बर है, जो पूरी तरह से उनके घर वालों को झंझोड़ के रखा होगा। बल्कि पूरी सऊदी हुकूमत और इस वक्त भारत में भी हुकूमतें पूरी तरह से अपने जो है इस वक्त इस बात को लेकर के अपने अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं। हर एतबार से अहले ख़ानदान को जो है सऊदी और जिद्दा कौंसिल में, रियाज़ में जो इस वक्त हिंदुस्तानी सिफारत खाना है, तमाम जगहों से जो है पूरी तरह से इनको इमदाद फराहम करने की कोशिशें हो रही हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अब इनकी लाशों को वो वापस लाया जाएगा या फिर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी बात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि वो उम्रा के इस पर थे, सफ़र पर थे और वहाँ जाँ बहक हुए हैं, तो वहीं उसी सरज़मीन पर जो उनको दफनाया जाए। बहरकैफ़ अभी अहले ख़ानदान के हाथों में फ़ैसला होगा या वहाँ की हुकूमत क्या चाहती है। इसमें से जो इस वक्त 24 साल अब्दुल जो वाहिद ज़िंदा बच जाने वाले मुसाफिर के तौर पर सामने आए हैं, मदीने के जर्मन हॉस्पिटल में इस वक्त वो तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज हैं। ज़ायरीन में से 2 हैदराबादी टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए सफ़र पर रवाना हुए थे। अलमैना टूर्स एंड ट्रैवल्स मलेपल्ली और फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स महादीपट्टनम से तमाम ज़ायरीन जो है वो 9 नवंबर को हैदराबाद से रवाना हुए थे। तकरीबन 160 किलोमीटर दूर है मदीना मुनव्वरा से, जो जिस जगह का नाम मफरहत कहा जाता है या महरस कहा जाता है, वहाँ पर जो है एक तेल बरदार टैंकर से तसादुम हो गया था। रात के वक्त में, सुबह 4 बजे का वक्त, जाहिर सी बात है कि बड़ी नींद का गलबा होता है। अगर भारत में 1:30 बजे का वक्त है तो सऊदी अरब में 4 बजे का वक्त, जाहिर सी बात है 2.5 घंटे का फ़र्क होता है। और सुबह के वक्त में शायद तो उस वक्त जो है ड्राइवर को नींद आ रही होगी, ऐसा महसूस किया गया, या सामने वाले को। बहरकैफ शुएब जो है वो ड्राइवर के करीब बैठे हुए थे, इसी वजह से शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद वो ज़िंदा बच गए। जबकि हादसे के फ़ौरन बाद भड़कने वाली आग ने दीगर मुसाफिरों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। जहाँ बक अफराद की मय्यतें मदीने के किंग फहद, मीक़ात और किंग सलमान हॉस्पिटलों को मुंतकिल कर दी गई है। कई लाशों की हालत के बायस शनाख्त में दुश्वारियाँ आ रही हैं और हुक्काम इंतहाई एहतियात से अमल अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मुसाफिर फहरिस्त के मुताबिक 45 अफराद में से 42 जो है वो जहाँ बहक हुए हैं, तो ये एक ज़िंदा बचा, जबकि 2 अफराद की तस्दीक का अमल जारी है। और जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाना ज़रूरी कार्रवाई में मसरूफ़ है, जबकि हैदराबाद में अहल खाना सरकारी तस्दीक के इस वक्त मुंतज़िर बैठे हुए हैं। तो बहरकैफ नाज़रीन ग्रामी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक बहुत ही अफसोसनाक हादिसा है। अभी भारत में ख़ुद जो भी हादिसा पेश आया तो वो भी तेलंगाना के एक इलाके में पेश आया था। आप जानते हैं कि जो है किस कदर जो है एक पूरी बस आग के हवाले हो गई थी और कितनी जानें उसमें गई थी, जो हैदराबाद बेंगलुरु के हाईवे में पेश आया था। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, तेलंगाना सेक्रेटरीट में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जिन अहबाब को हेल्पलाइन नंबर 7999795954 9912919545 ये नंबर जारी किए गए हैं और अहल खाना यहाँ से रब्ता करके भी सारी तफसीलात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एस जयशंकर ने जो है इस सिलसिले में, जो वज़ीर ख़ारिजा हैं मरकज़ी हुकूमत के, वो पूरी तरह से जो है इस वक्त इस सिलसिले में सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। अगर लाशों को हिंदुस्तान लाने की सिलसिले में सोचा जा रहा है तो उसमें भी हुकूमत सपोर्ट करेगी, और वहीं पर दफनाने की सिलसिले में अगर ख्वाहिशमंद है तो ये भी सारी चीज़ें बहरकैफ। इस सिलसिले में असुद्दीन ओवैसी का और भी बहुत सारे लीडरान का बयान आया है, लेकिन हैदराबाद से चूँकि उनका ताल्लुक़ है तो उनका बयान आप यहाँ पर सुन सकते हैं। एक्सीडेंट हुआ जिसमें लगभग 42 लोगों की मौत हो गई है। मक्का में वो प्रेयर करके वापस आ रहे थे और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द हैदराबाद ओनली। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई,
और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। नाज़रीन गिरामी, आइए अब मैं आपको आसाम के लमडिंग नामी एक इलाके में ले जाना चाहता हूँ कि किस तरह हिंदुत्व जो है वो पूरी तरह से मदारिस को निशाने पर लिए हुए हैं। आसाम में हुकूमत ही इस्लाम मुखालिफ, मुसलमान मुखालिफ है। ऐसे में हिंदुत्व ज़हनियत के लोग भी पूरी तरह से निडर हो चुके हैं। जिस शख्स को पुलिस हाथ पकड़ कर के ले जा रही है वो जो है सलीमुद्दीन हैं। ये यहाँ पर एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे। मदरसे को इल्लीगल कह कर के पुलिस उनको पकड़ कर के ले गई और ये जारंग दिशा नामी एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर सिर्फ 12 स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, जो मदरसा टाइप में होता है या मकतब टाइप में होता है। इतना भी गुंडों को देखा नहीं गया। पुलिस जब मौलाना सलीमुद्दीन को पकड़ कर के ले गई तो हिंदुत्व वाले फिर जाग गए। फिर आकर के बताया जा रहा है कि मदरसे में तोड़फोड़ मचाई है। अब ये जालिम हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों को कौन इजाज़त दे रहा है कि वो मदरसे में घुसे और मदरसे में तोड़फोड़ मचाए। ये देखिए, इस वक्त जो आप देख रहे हैं, तोड़फोड़ मचाने के बाद पुलिस आकर के फिर जो है तहक़ीक़ कर रही। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी इस वक्त। और इस वीडियो के जो है वायरल होने के बाद लोग अलग अलग तरह की तफसीरें और आसाम में हुकूमत की इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी और उसकी वजह से हिंदुत्व तंजीमें जो वहाँ पर निडर हो रहे हैं उसके गुंडे, उसको लेकर के तफसीरें हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के दारकूमत शिमला के संजौली इलाके में एक वीडियो हमने 2 दिन पहले आपको दिखाया था प्राइम टाइम में कि किस तरह से यहाँ के हिंदुत्व वाहिनी से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ ख़वातीन जो है वो नमाज़ पढ़ने से रोक रही थी। अब खबर ये आ रही है कि नमाज़ पढ़ने से रोकने पर पुलिस ने 6 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुलजिमान में 4 ख़वातीन भी शामिल हैं। ये वाक़या जुमा को उस वक्त पेश आया था जब मुख्तलिफ़ रियासतों से कई लोग नमाज अदा करने के लिए संजौली मस्जिद की तरफ जा रहे थे। जैसे ही नमाजी मस्जिद के करीब पहुँचे, देवभूमि संघर्ष समिति के कुछ अरकान ने उन्हें रोक दिया और कुछ ख़वातीन ने हंगामा किया। अदालत ने मस्जिद को गैरकानूनी करार देते हुए उसे गिराने का हुक्म दिया। इस बिना पर मुलजिम ने सवाल किया कि अगर मस्जिद गैरकानूनी करार दी गई है तो वहाँ नमाज कैसे अदा की जा सकती। हालात कशीदा होती पुलिस की एक टीम जाए वक़ा पर पहुँची और हालात को पुरसुकून करने की कोशिश की। ताहम मुलजिमान ने एहतजाज जारी रखा। उन्होंने नारे लगाए, मुतालबा किया कि नमाज़ पढ़ने आने वाले मुसलमान अपनी शनाख्ती कार्ड दिखाएँ। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये इन लोगों की गुंडागर्दियाँ इस वक्त चल रही है और हर एतबार से चल रही हैं और इसका नज़ारा पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। और जिस तरह से दबाव में रखने की कोशिश हो रही है मुसलमानों को पूरे भारत में, बिल्कुल हिंदी बेल्ट में, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो है हिंदुत्व तंजीमें और उससे जुड़े हुए अराकीन इस वक्त निडर होकर के कभी भी मस्जिद में, किसी भी दरगाह में, किसी भी मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में, किसी भी मस्जिद में घुस जाते हैं और अपनी गुंडागर्दी करना शुरू कर देते हैं। उधर बिहार में कौमी जमहूरी इत्तेहाद की जीत पर शिवसेना UBT के सरबराह उद्धव ठाकरे का पहला रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने NDA की जीत पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर इस जीत का राज क्या है। वैसे जो जीता वही सिकंदर कहलाता है, लेकिन इस जीत का राज अब तक कोई समझ नहीं पाया है। कई बार समझाने की कोशिश की गई, इसके बाद भी NDA की इस जीत पर एक तरह से सवाल खड़े होते नज़र आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बिहार में RJD लीडर तेजस्वी यादव की रैलियों में लोगों की भारी भीड़ नज़र आती थी, लेकिन बिहार असेंबली इंतखाब के नताइज बिल्कुल उसके बरक्स रहे।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव की रैलियों में आने वाले लोगों की भीड़ वाकई ये ऐसे बनाई गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वहाँ लोग रोज़ाना मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी अपना इरादा नहीं बदल सकते। आप इस वीडियो को यहाँ सुन सकते हैं। कोण मुख्यमंत्री म्हणाले वो जीता वो सिकंदर, लेकिन वो सिकंदर बनने का राज वो कोई समझ नहीं सका आज तक। जे जिंकले त्यांचं अभिनंदन आहे। एका गोष्टीचं मला नवल वाटतंय की प्रचाराच्या दरम्यान तेजस्वी यादवच्या सभांना मिळणारा जो प्रचंड प्रतिसाद होता, तो प्रतिसाद खरा होता की त्यांनी ते नवीन AI तंत्रज्ञानाने तयार केलेली माणसं होती हे आता कळण्याचं झालेलं आहे। म्हणजे ज्यांच्या सभेला अलोट गर्दी होते त्याचं सरकार न येता ज्यांच्या सभेला रिकाम्या खुर्च्या जास्त असतात, रिकाम्या खुर्च्यांची गर्दी असते, त्यांचं सरकार येतं। हे नवीन ह्या लोकशाहीतलं गणित हे कळण्याच्या पलीकडे है। तो 10,000 दिए गए बड़ा फैक्टर हुआ भी लगा, 10,000 महिलाओं को देके बड़ा फैक्टर हुआ। वो एक फैक्टर है, लेकिन ठीक है उससे काफी फर्क हुआ होगा शायद, लेकिन रोजाना जो लोग भुगत रहे हैं वहाँ पे वो इतने आसानी से उनके मन में बदलाव नहीं आ सकता। ठीक है, अभी जो जीता वो सिकंदर तो मुख्यमंत्री पदाचा अजून चेहरा पुढे आलेला नाही, कारण अनेकांचं म्हणणं आहे की हेच त्यांच्या बहुमताचं एक गणित आहे। कारण आपल्याकडे सुद्धा महाराष्ट्रात 5वी बहुमत मिळालं, पण मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा निवडायला एक मला वाटतं महिना लागला, काही कालावधी लागला। तसंच तिकडे बिहारमध्ये करायचं चाललंय। म्हणजे एवढे सगळे जण असताना अजूनही मग तुमच्या नेता निवडीला वेळ का लागतोय, सगळं स्पष्ट पाहिजे होतं। नाज़रीन गिरामी, एक तबसरा इस वक्त जो है महागठबंधन की हार को लेकर के ये भी आ रहा है कि बिहार के इंतखाबात में एनडीए ने रिकॉर्ड 202 सीटें जो जीती हैं, जबकि ग्रैंड अलायंस ने 35 पर जो है सिमट गई। लेकिन असल मोड़ छोटे खिलाड़ियों का था। प्रशांत किशोर एक भी सीट जीतने में नाकाम रहे, जबकि मायावती और ओवैसी की पार्टियों ने कुछ सीटें जीतकर 63 सीटों की तादाद को ख़राब कर दिया है। बिहार असेंबली इंतखाबात के नताइज एनडीए और ग्रैंड अलायंस दोनों के लिए गैर मुतवक्के थे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, ये नतीजा हमारे लिए नाकाबिल यकीन है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बिहार के लोग और हमारे इत्तेहादी शिराकतदार भी इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। किसी भी पार्टी के लिए 90% स्ट्राइक रेट ऐसा कभी नहीं हुआ। हम पूरे बिहार से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और गहराई से तज्जिया कर रहे हैं। तहम सुर्खियों से हटकर इंतखाबात की असल कहानी छोटी जमातों की किरदार है, जिसने जीत के मार्जिन को नुमायां तौर पर मुतासिर किया। प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वोट काटकर एनडीए को फ़ायदा पहुंचाया है। ये जो है तबसरे लिखे जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि कैसे और कहाँ जो है इन लोगों की वजह से वोट कटे। सियासी हिकमत अमली से सियासतदान बने प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी के लिए पहला इंतखाब था। पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन कुल वोट शेयर 3.4% हासिल करके बिहार की सियासत में एक मुमकिन खलल डालने वाले के तौर पर उभरी। जनस्वराज ने दोनों इत्तेहादों के लिए वोट काटने वाले का किरदार अदा किया। जनस्वराज ने 238 सीटों पर मुकाबला किया, एक सीट पर दूसरे और 129 में तीसरे, 73 में चौथे, 24 में पाँचवें और 12 सीटों पर छठे से 90 नंबर पर रहे। 33 हलकों में जनस्वराज के वोट का हिस्सा जीत के मार्जिन से बढ़ गया, जिससे दोनों इत्तेहादों को नुकसान पहुंचा। उनसे 18 सीटें एनडीए और 13 पर ग्रैंड अलायंस ने कामयाबी हासिल की। इंतखाबी मुहिम के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा था कि उनकी पार्टी दोनों इत्तेहादों के खिलाफ जीतने वाली नहीं है। मायावती की बीएसपी ने 181 सीटों पर मुकाबला किया, एक जीती, एक में दूसरे नंबर पर रही। बरसों से इंडिया अलायंस बीएसपी को बीजेपी की बी टीम करार देती रही है और इल्ज़ामात उत्तर प्रदेश असेंबली और लोकसभा इंतखाबात के बाद शिद्दत इख्तियार कर गए। बिहार के नताइज बताते हैं कि बीएसपी ने अजीम इत्तेहाद को एनडीए से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। 20 सीटों पर बीएसपी का वोट शेयर जीत के मार्जिन से बढ़ गया था। इनमें से एनडीए ने 18 सीटें जीती और ग्रैंड अलायंस ने सिर्फ जो जीती है। मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ग्रैंड अलायंस की वोट काटने में मायावती ने पूरी तरह से अपना किरदार अदा किया। यानी बीएसपी की मौजूदगी ने 90% मामलात में एनडीए के हक़ में काम किया है। असदुद्दीन ओवैसी की ये एमआईएम ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पार्टी ने 5 सीट जीती
उसने 2020 के इंतखाबात में इतनी ही सीटें जीती थी। इस बार पार्टी एक सीट पर दूसरे नंबर पर रही। 9 हलकों में एमआईएम का वोट शेयर जीत के मार्जिन से ज़्यादा था। इनमें से 67 सीटें एनडीए और 33 ग्रैंड अलायंस ने जीती हैं। अगर जाहिर सी बात है कि अगर देखा जाए दूसरे नंबर पर जो सीट थी या 9 हलकों में एमआईएम का वोट शेयर जो जीत के मार्जिन से ज़्यादा था, एक देखा जाए तो मतलब यह है कि इसने यहाँ पर जो है ग्रैंड अलायंस के वोटों को काटा है। बिहार में ग्रैंड अलायंस खास तौर पर उसके अहम इत्तेहादियों राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लिए बदतरीन कारकर्दगी थी। बहरकफ अब जब से ये तबसरे शुरू हो चुके हैं, इन तीनों पार्टियों को जो है इस वक्त निशाने पर लिया जा रहा है कि ये लोग असल में बीजेपी और नीतीश कुमार के जो है जीत के असबाब बने। बहरकैफ ये तबसरा है सियासी तौर पर, इस पर मेरा या आपका इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं है। राजस्थान में पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल बीकानेर ज़िले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में फ़ौज की गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की चोरी के वाक़यात को संजीदगी से लेते हुए रेंज इंतज़ामिया ने करीबी गांव के तमाम सरपंचों को सख्त वार्निंग लेटर जारी किया है। फ़ौज ने चोरी करने वालों को मुतनब्बे करते हुए कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो गोली चला सकते हैं। ख़त में कहा गया है कि पिछले कुछ वक्त से रेंज इलाके में फ़ौज की गाड़ियों से ईंधन चोरी के वाक़यात में इजाफा हुआ है और इसमें करीबी मुवाज़ात के लोगों के मुलव्वस होने का शिबा ज़ाहिर है। गश्त पर मामूर फ़ौज के एहलकार हथियारों से लेज़ रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ़ौज चोरी के वाक़यात पर बहुत सख्त है, ज़रूरत पड़ने पर चोरी करने वालों पर गोली भी चलाई जा सकती है। उधर नाज़िगरा में मुल्क के आला फ़ौजी कमांडरों और स्ट्रेटेजिक माहिरीन की मौजूदगी में होने वाले चाणक्य डायलॉग से पहले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान किसी भी सूरत हाल में तवील मुद्दती जंग के लिए तैयार है और दुश्मन खा पाकिस्तान हो या उसके हिमायत याफ्ता दहशतगर्द, फ़ौज हर ख़तरे का मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान पर्दे के पीछे छुपकर खा कितना भी दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे, हिंदुस्तानी फ़ौज उसकी हर हरकत पर नज़र रखती है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में कश्मीर में दहशतगर्दी में नुमायाँ कमी आई और मारे गए दहशतगर्दों में 61% पाकिस्तानी थे, जिससे ये साबित होता है कि सरहद पार से दहशतगर्दी भेजने की साजिश लगातार जारी है। नाज़िगरा में ट्रंप की जानिब से धमकियां देने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस के साथ कारोबार करने वाले ममालिक को बड़ी धमकी दी है। अमेरिकी सदर ने कहा कि जो भी ममालिक रूस के साथ कारोबार कर रहे हैं उन्हें बहुत ही संगीन सज़ा का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप की यह धमकी रूस की तेल कंपनियों लुकोयल और सरकारी कंपनी रोज़नेफ्ट पर हाल ही में सख्त पाबंदियां आयद किए जाने के बाद सामने आई हैं। नाज़िगरा में पहले जो दुश्मन थे वो अब दोस्त बन गए हैं और पहले के दुश्मनों को जब गले लगाया जाता है और उनके साथ ऐसे दोस्ताना ताल्लुकात का इजहार किया जाता है जिसकी तारीख़ तसव्वुर भी नहीं कर सकती, तो फिर दोनों के किरदार मशकूक हो जाते हैं। इसी तरह का किरदार शाम के सदर अहमद अशरा का है, जो कभी सबसे मतलूब तरीन जो है दहशतगर्द माने जाते थे अमेरिका और उसके हवारियों के लिए। आज जो है वाइट हाउस में उनको दावत दी गई, उनको एजाज़ से नवाजा गया और अब ख़ुद ट्रंप शाम को आने की तैयारियों में हैं और उनके इस्तकबाल के लिए शाम में इस वक्त सुर्ख कालीन बिछाने की तैयारियां भी जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते शामी सदर अहमद शरा से होने वाली अपनी अहम मुलाकात को बहुत बेहतर करार देते हुए वाज़ेह इशारा दिया कि वो जल्द दिमश्क का दौरा कर सकते हैं। अरब मैगज़ीन अल मजल्ला के मुताबिक दौरे के इब्तिदाई इंतज़ामात पर खामोशी से काम शुरू कर दिया गया है, जबकि अल अरबिया की रिपोर्टर ने भी तस्दीक की है कि ट्रंप आने वाले हफ्तों में कुछ नए मुआहदों के ऐलान की तवक्को रखते हैं और अगर इन मुआहदों पर हतमी दस्तखत हो गए तो वो उन्हें ऐलान करने के लिए ख़ुद दिमश्क जाएंगे। गुज़श्ता पीर को दोनों सदूर की वाइट हाउस में होने वाली मुलाकात न सिर्फ सियासी तौर पर अहम थी बल्कि तारीख़ भी थी, क्योंकि शाम के सदर की आज़ादी शाम 1946 के बाद वाइट हाउस आमद का पहला मौका था। ट्रंप ने मुलाकात के दौरान अपने शामी हम मनसब की तारीफ़ करते हुए उन्हें एक मजबूत और दूरअंदेश शख्सियत करार दिया जो उनके बकौल जंग ज़दा शाम को दोबारा खड़ा करने की सलाहियत रखते हैं। सदर अहमद अशरा ने गुज़श्ता बरस सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करके भी एक अलामती संगी मील अबूर किया था, क्योंकि वो कई दहाइयों बाद अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करने वाले पहले शामी सदर थे। उनका यह आलमी ज़ुहूर शाम में नई सियासी तब्दीलियों के बाद सामने आया,
जब साबिक सदर बशर अल असद 8 दिसंबर 2024 को मॉस्को रवाना हुए और उनके इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद अलबिलाद की क़ियादत अशरा को मुंतकिल हुई। लेकिन उसके बाद जिस तरह के तबसरे हुए और जो हंगामा आराइयाँ हुई और अहमद शरा की इस किरदार को लेकर के जो शक पैदा हुआ और भी बहुत सारी बातें उनके सिलसिले में जो कही गई, वो जो है अलग अलग अखबारात में छपती रहीं। इस पर एतबार किया भी जा सकता है और नहीं भी, लेकिन असल मामला ये है कि जो है जब दुश्मन दोस्त बन जाते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि उस पर अलग अलग तरह की शक और शुबहात के तबसरे होते रहते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।